Hello guys, welcome to Maths with Pawan Verma. This is Pawan Verma, your short-term aptitude guide. I hope you all are doing good. और मैं ये सेशन लेकर जो चल रहा हूँ, जैसे कि सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम लोग। सीजीएल का प्रीलिम टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सीजीएल का तो ये सेट नंबर 4 है जो 1 दिसंबर 2022 को हुई थी। तो 22 के पेपर को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद 23 के पेपर को भी डिस्कस करूँगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सेशन एक चल रहा है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट क्या करो कि सर अच्छा है या नहीं है, जो भी कुछ अगर फीडबैक है तो वो भी दिया करो। तो मैं यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि हर क्वेश्चन को आपको समझा के बता पाऊँ, ताकि कोई बिगनर्स लेवल या कोई स्टार्टर है, जो क्या कहते हैं, जो फ्रेशर है, जो स्टार्ट किए हैं, तो वो भी अगर इस सीरीज़ को देखे तो उसको समझ आए कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आता है मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसीलिए मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझा कर सारी चीज़ें को बताता हूँ, राइट। वैसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 25 क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि जो टेस्ट सीरीज़ का प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक है या फिर ऑलिव बोर्ड है, तो उसके भी एसएससी सीजीएल की जो पेपर सेट होंगे ना, तो मैं वो कोशिश करूँगा कि लाइव आकर आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, ताकि वो जो क्वेश्चन होगी वो कितने टाइम में सॉल्व होनी चाहिए। तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा और लाइव आके करूँगा। मैं कोशिश करूँगा लाइव आके करूँगा। तो इससे कोई चीटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट। तो वहाँ पे आपको एक अप्रोच पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे डील करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप फॉलो करें। मैं कहता हूँ कि नोट्स बनाते चले, जो भी आप देख रहे हो उसका नोट्स बनाओ। कोई ऐसा नया चीज़ लगता है, आपको दिखता है, तो उसका नोट्स बनाओ। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो कॉन्सेप्ट के लिए भी नोट्स बनाओ। एंड हर एक सेट से कुछ ना कुछ शायद आपको नया सीखने को मिलेगा, या तो फिर आपको आता है, पूरे सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको लेवल पता चलेगा कि कैसा लेवल पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस सेशन जो भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमें डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर वगैरह पे डाउट है तो आप हमें डीएम करके बता सकते हैं कि सर ये चैप्टर बताइए, ये चैप्टर कीजिए, तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट 4 है और इसका पेपर जो हुआ था वो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था, और इसकी टाइमिंग थी 5:15 to 6:15। 1 घंटे का पेपर होता है। आपको पता ही है कि पैटर्न क्या है। 1 घंटे में आपको मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, एंड जीके का पार्ट भी करना है। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा सेशन बड़ा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग एनीथिंग। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता क्या है, देखिए। कह रहा है कि 16 cos क्यूब पाई बाई 6 माइनस 12 cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे जब ये क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे पहले ये बताओ कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कि सर पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 180 डिग्री होती है। अब यहाँ पे लिखा है पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 मतलब 180 डिवाइडेड बाई 6। तो 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। यानी कि ये पाई बाई 6 कुछ नहीं लिखा गया है, बस 30 डिग्री लिखा गया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 16 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 12 cos, दैट इज़ ऑल्सो पाई बाई 6, दैट इज़ 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2। तो अब यहाँ पे क्यूब की वैल्यू लिखी गई थी, cos क्यूब लिखा गया था, तो हम लिखेंगे 6, और इसका अगर क्यूब करोगे तो क्या होगा, 3√3/8। तो मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज़ 3√3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12 cos 30 डिग्री अगेन। तो cos 30 डिग्री इज़ लाइक √3/2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है।
इसको सिंप्लीफाई करनी है तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। कह रहा है कि 8 से ये 16 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 6√3, और ये अगर कटेगी तो ये भी हो जाएगा 6√3। तो 6√3 और 6√3 आपस में सब्सट्रैक्ट होकर क्या आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, दैट इज़ योर 0। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री भी सिंप्लीफिकेशन है, बस उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं जैसे कॉस थीटा या साइन थीटा, टैन थीटा, और कुछ आइडेंटिटीज़ है। तो अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो बाकी सिंप्लीफिकेशन ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। 2 इक्वल सर्कल है, तो मैं क्या सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ कि एक सर्कल है, फाइन, और इसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। इसका कॉपी कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से कह रहा है कि 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सेंटर से बोल रहे हैं। इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। मतलब ये इसका अगर सेंटर है, इस सर्कल का अगर सेंटर मान लीजिए ये ओ है, और ये इसका एक सेंटर है इस सर्कल का, तो इस सर्कल का सेंटर है तो इसको हम मान लेते हैं लेट्स से एम, ठीक है। तो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहा है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज, कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, कॉमन कॉर्ड यानी कि कॉमन कॉर्ड बोले तो इस पॉइंट से लेके, लाइन ड्रॉ नहीं हुआ ना, अच्छा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है। समझिए सवाल क्या है, समझिए। अब इसकी कलर को मैं रेड लग देता हूँ, सपोज दैट ये रेड कलर जो कॉमन कॉर्ड है दोनों सर्कल का, इसका लेंथ पूछ रहा है। अच्छा, रेडियस की वैल्यू गिवन है 8, तो मैं रेडियस भी ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट रेडियस अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैं इस पॉइंट से रेडियस ड्रॉ करूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक का रेडियस ड्रॉ करूँ, हैं जी, तो ये रेडियस 8 होगा, दोनों का रेडियस 8 होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मतलब सेम लेंथ का सर्कल है, सेम रेडियस का सर्कल है, तो ये रेडियस हो गई। अब हमें बोल रहा है कि भाई इसकी कॉर्ड जैसे कि कॉर्ड का नाम दे देते हैं लेट्स से एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई की लेंथ पता करनी है मुझे। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे मैंने एक रेडियस डाला। अब क्या कर सकते हैं, और चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर लो। तो मैं कह रहा हूँ कि और रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ से मैं एक रेडियस और ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, इसका कलर हम रख देते हैं लेट्स से दिस वन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पूरा विजुलाइज करके बता सकूँ। जैसे कि ये रेडियस हमने यहाँ रखा, ठीक है। एक और हम रेडियस अगर रखें, मान लीजिए कि एक और हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रखते हैं, तो ये भी तो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है, राइट। अब वो हम उसको हम रख लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। अब मुझे बताइए, पॉइंट समझिएगा, अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कहूँ कि सब कुछ ये ट्रायंगल एक जो दिख रही है, ये ट्रायंगल जो दिख रही है, तो दिस इज़ 8, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो 8, तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है ये? तो आप कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो मुझे अब अगर मैं देखूं दिस इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो एक्स वाई लाइन जो मैंने ड्रॉ करा है, कॉमन कॉर्ड जो ड्रॉ किया हुआ है, अब इस कॉमन कॉर्ड की बात करें तो एक्स से लेके इसका एक नाम रख देते हैं। सपोज दैट दिस पॉइंट इज लेट्स से दिस इज ए, एक्स ए। तो एक्स ए जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है? तो मैं कहूँगा हाइट है ना, फ्रॉम दिस वर्टेक्स ऑन द बेस। और जो हाइट है वो इक्वली डिवाइड कर देता है। मतलब आप अगर देखोगे तो बेस अगर 8 था मेरा, तो उसको 4 और 4 से डिवाइड कर दिया। खैर हमें उससे मतलब नहीं है। हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो हाइट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? हाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? दैट इज √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। तो दिस इज द हाइट। अब अगर मैं इसका हाइट निकालूं, यानी कि x और a की वैल्यू को निकालूं, ठीक है,
एक्स और ए को वैल्यू को निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि क्या लिखूं मैं, मैं ऐसा लिख लेता हूं कि भाई दिस इज़ लाइक √3/2 और साइड इज़ 8, तो दिस इज विल बी लाइक 3 4√3 4√3। तो ये 4√3 हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 4√3 हो गया। अब मुझे पूरी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेम इसी बेस पे अगर मैं इस तरफ भी वही काम करूँ, अगर इस तरफ भी सेम वही चीज़ें करूँ जो मैंने ऊपर की तरफ किया, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे को बता कि इस तरह भी रेडियस ही है सारे के सारे, ये एक रेडियस हो गया, ये भी एक रेडियस हो गया, तो ये भी 8 के बनेंगे, और सारे जब 8 के बनेंगे तो ये भी हाइट कितनी का होगा, 4√3 का होगा सॉरी 4√3 का होगा। अब जब 4√3 का 2 टाइप है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा जी, इसका वैल्यू आएगा यानी कि x और y की वैल्यू आएगी, x टू y की लेंथ आएगी 8√3 ये पॉइंट हो गया, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। तो ये एक सवाल था जो आपके ज्योमेट्री से है। अब इसमें एक कुछ बातें अगर बताऊं मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप जानोगे, या फिर आप कॉर्ड के बारे में, या फिर जैसे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट ये जो ट्रायंगल, ये जो सर्कल दिख रहा है, आप इस छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ लो कि कैसे होता है, तो हर डायग्राम में ऐसे ही होगा। ये ट्रायंगल दिख रही है, मैं यहाँ से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, सपोज दिस इज द कॉर्ड इन दिस ट्रायंगल, इन दिस सर्कल नॉट ट्रायंगल, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक और रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया है, मैंने सेंटर से एक रेडियस अगर ड्रॉ किया है, राइट, मैं चलो समझो, इसी में समझो, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट और वहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, और रेडियस अगर कॉर्ड को वर्टिकली आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है कहने का मतलब दिस इज द थ्योरम, कहता है कि रेडियस इंटरसेक्ट एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इंटरसेक्ट करता है इक्वली, तो इंटरसेक्ट करता है। तो ये बात एक सर्कल के बारे में है जो यहाँ पे आप उस चीज़ को समझ सकते थे, जो मैंने बताने की कोशिश करी थी कि ये और ये पार्ट इक्वल होगा। खैर उसका यूज़ तो हुआ नहीं, बट मैं ये जान रहा हूँ कि दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, तो हाइट निकालनी थी, तो हाइट का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ के याद करके रखना है सर्कल के बारे में। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखो क्या कहता है, गिवन टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय 6 कंपनीज। 6 अलग अलग कंपनी है, इसमें से बाईसाइकिल सोल्ड हो रहा है। तो मुझे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बाईसाइकिल सोल्ड बाय डी। बी एंड डी का रेशियो बताना है, यानी कि 90 एंड 165 का आपको बताना है। तो इससे किससे काट दो, 15 से काट देता हूँ। 15 6 टाइम्स और 15 11 टाइम्स। 15 150 होता है, उससे 15 एक्स्ट्रा है, तो 6:11 मेरा आंसर हो जाएगा। 6:11 ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डी आई ईजी होता है, राइट। डी आई कोई टफ चीज़ नहीं होती है, डी आई ईजी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको देखेंगे, समझेंगे। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर is drawn in a circle having diameter 58 सेंटीमीटर। डायमीटर 58 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ 29। चलो ये बात क्लियर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। अच्छा, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। मिनिमम डिस्टेंस, एक बात यहाँ पे ध्यान आई है। अच्छा देखो, मैं समझाता हूँ, पूरी चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि एक सर्कल है, ये सर्कल है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, लेट्स से दिस इज़ ऑफ 40, पहले कॉर्ड है 42 का, तो मैं पहले एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से 42, दिस इज़ 42, दिस इज़ 42, ठीक है। अब लाइन टेढ़ी है तो टेढ़ी है तो कोई नहीं, आप समझिए इसको सिर्फ। दूसरी की बात करता हूँ मैं कि एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं।
एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि एक 42 का कॉर्ड है, एक 40 का कॉर्ड है, एक छोटा कॉर्ड है। तो छोटा कॉर्ड है तो ऐसा हो सकता है, इससे कम होगा, यहाँ पे छोटा होगा तो, हाँ जी, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा डायग्राम ऐसा हो सकता है, दूसरा डायग्राम ऐसा हो सकता है कि मैं अगर कहूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम की बात अगर नहीं करी गई है, ठीक है। एक सर्कल मैंने ये लिया, अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप समझो, मैं बोल रहा हूँ आराम से समझो। मैंने ये 42 जो रेड कलर का लाइन था उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ 42, लेट से दिस इज़ 42। और एक लाइन ले लेता हूँ मैं, ब्लू वाली लाइन, तो उसको मैं 40 कहता हूँ कि दिस इज़ लेट से 40 एंड दिस वॉज इन ब्लू, ठीक है। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे मिनिमम बोला गया था। अब कॉर्ड तो ऐसे ड्रॉ हो सकती है। एक बार मैं अगर बात करूँ कि ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट है, तो अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम की बात नहीं करता है, पहले इस बात को हटा दो कि ये बात नहीं है, सपोज दैट, और हमें बोल रहा है कि लेंथ पता करना है, तो मैं कहता हूँ कि सर्कल है, पॉइंट के दोनों इस तरफ होंगे तो एक मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट करेगा, और अगर एक सेंटर पॉइंट के अपोजिट होंगे तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज 42, राइट, दिस इज 42 एंड दिस इज 40, यस इट इज पॉसिबल। और इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज 42 एंड दिस इज 40, यस ऐसे भी हो सकता है। तो डायग्राम इस तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कह रहा था कि मिनिमम डिस्टेंस पता करना है। क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस पता करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करूँगा। अब मैं मिनिमम वाला समझाता हूँ, आप मैक्सिमम वाला ट्राई करना कि मैक्सिमम वाला कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैक्सिमम डिस्टेंस इतना आएगा, ये कमेंट करके बताना मुझे। मैं आपको मिनिमम वाली बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको मिनिमम वाला समझाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मिनिमम वाला है, तो मैं मिनिमम वाला समझाता हूँ। मैक्सिमम वाला आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मिनिमम वाला सॉल्व करता हूँ, मैक्सिमम वाला आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये डिलीट होगा? नहीं यार, अंडू करो, अंडू। खैर, मैं इसको इधर रख देता हूँ, इस लाइन को यहाँ ले आता हूँ। मिनिमम वाला मुझे पता करना था, मैं इरेज़र से ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। थोड़ा सा टेक्स्ट से ये होना पड़ेगा, यूज़र फ्रेंडली होना पड़ेगा, राइट। और इसको मैं मिनिमम डिस्टेंस पता करना है, तो मैंने मिनिमम डिस्टेंस इसको ले लिया और मेरे को पता करना है, एंड दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ थी 42, बड़े वाली की लेंथ है, बड़े वाले कॉर्ड की लेंथ है 42, तो दिस इज़ 42, एंड छोटे वाले की कॉर्ड की लेंथ है 40, तो इसको मैंने 40 लिख दिया। और रेडियस आपको पता है कि 29 है, तो रेडियस मैं इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर रेडियस यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि दिस इज़ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है तो दिस विल फॉर्म हम व्हाट, दिस विल फॉर्म 90 डिग्री, 90 डिग्री विद दिस वन एंड 90 डिग्री विद दिस वन। अगर परपेंडिकुलर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए, तो मैंने अभी आपको एक बात बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाए सेंटर से और कॉर्ड को डिवाइड करा जाए, तो कॉर्ड को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है कहने का मतलब ये टोटल 42 था, दिस वाज 42, तो इसका मतलब दिस इज़ 21 एंड दिस इज़ 21। उसी तरीके से मैं यहाँ की बातें करूँ कि ये भी अगर 40 था, दिस वाज 40, तो ये होगा 20 और ये होगा 20, और आई हैव टू फाइंड व्हाट, आई हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अदर, यानी कि मेरे को ये डिस्टेंस पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमें रेडियस पता है 29, तो मैं एक काम करता हूँ, रेडियस एक ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब रेडियस पता है मुझे, ये रेडियस ये 29 है, और मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करूं, जो ट्रायंगल मुझे फॉर्म हुआ है उस ट्रायंगल की बात करूं, तो बेस है 21, हाइपोटेन्यूस है
29। तो मुझे बताइए कि इसकी हाइट कितनी आएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं एक तो हम एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एक नहीं तो फिर आपको ये पता होगा कि भाई ये जो होती है ना ये ट्रिपलेट होती है 21, 21 एंड 29, ये ट्रिपलेट होता है। इसका स्क्वायर करें तो ये 400 होता है और इसका स्क्वायर करें तो ये 441 होता है और इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये इसका स्क्वायर के बगैर 841 होता है। तो ये ट्रिपलेट होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 21 है और वो 29 है तो मेरे को बताइए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट यानी कि ये O है और ये M है, तो OM की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे सर 20 होगा। क्लियर है ये पॉइंट? पाइथागोरस लगा सकते हो या ट्रिपलेट याद कर लो, ट्रिपलेट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात होगी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं एक और बात करता हूँ कि जब मैं ये हाइट देखा तो 20 आया, वैसे तो रेडियस टोटल 29 है। अब मैं क्या कहता हूँ कि इस पॉइंट से एक और रेडियस इस ट्रायंगल के साथ इसके साथ फॉर्म करता हूँ तो एक और ट्रायंगल बनती है नीचे वाले कॉर्ड के साथ, इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ जब बन रही है तो मुझे पता है कि ये तो रेडियस ही है, ओ एम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस इज लेट से ओ एक्स एंड दिस इज लेट से वाई था और हमने ओ एम पता करा। अब हमें ओ एन पता करना है, अब हमें ओ एन पता करना है। ओ एम की वैल्यू पता चली 20, ठीक है। ओ एम की वैल्यू पता चली 20। अब हमें पता करना है ओ एन, तो ओ एन पता करना है तो मुझे पता है कि ये जो है इसको मैं हटा दूँ, ये तो है, ये तो रेडियस है और ये 20 है। तो मुझे बताइए ये हाइट कितना आएगा? वापस से वही मेरे को ट्रिपलेट मिल जा रहा है 20, 21, 29। तो ये हाइट कितना आएगा? ओ एन कितना आएगा? 21। क्लियर? तो बेसिक सा राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं और सर्कल के प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं। मिनिमम डिस्टेंस पूछा था, इसीलिए मैंने दोनों के दोनों जो कॉर्ड थे दोनों के दोनों कॉर्ड को एक ही साइड रखा है, मतलब सेंटर के एक ही साइड रखा है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा होता तो एक दूसरे को सेंटर के अपोजिट में रखते, एक को ऊपर रखते एक को नीचे रखते। तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा, ये कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बताओ? दोनों के बीच का गैप कितना दिख रहा है? ये तो यहाँ से यहाँ तक 20 था और यहाँ से यहाँ तक आया 21, राइट। वहाँ से वहाँ तक 20 था और इसकी हाइट आई 21। तो 21 अगर ये आया, ओ एन की वैल्यू 21 आई, तो दोनों के बीच का गैप कितना आया? 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। टाइम एंड वर्क का सवाल दिख गया मेरे को। 6 मैन 8 वुमेन जब दिखा तो मेरे को दिखा कि भाई टाइम एंड वर्क है। तो कहता है 6 मैन 8 वुमेन कैन डू द वर्क इन 10 डेज। मैं लिख रहा हूँ 6 मैन 8 वुमेन 10 दिनों में काम को करते हैं। वेयर एज 26 मैन 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। कितना? 26 मैन एंड 48 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन दिस मेनी डेज। और मुझे पूछा क्या है तो मैं कह रहा कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 वुमेन। ठीक है, हम इसको पहले 2 से इसको कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 30 और 30 मैन हो जाएगा तो 26 इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 4 मैन। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ये 30 होगा तो 26 इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा और ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, 40 उधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 8 वुमेन। तो रेशियो आ गया 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। जल्दी जल्दी करनी है आपने। तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन जब पता चल गया मुझे, तो मुझे पूछा गया था कि भाई 15 मैन एंड 20 वुमेन, 15 मैन प्लस 20 वुमेन कितने दिनों में काम को करेंगे, आपको ये बताना है। तो मैं क्या करूं, एक तो या तो सबको मैन में कन्वर्ट कर दो या तो सबको वुमेन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं देख रहा हूं कि 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन है तो 6 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन होगा। 12 वुमेन प्लस 8 वुमेन, 12 प्लस 8 वुमेन कितना हो जाता है? 20 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। तो यहाँ पे अगर वुमेन में कन्वर्ट करें तो आई नो दैट 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो 15 मैन इज इक्वल टू 30 वुमेन और 30 प्लस 20 50 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो आपको यही आंसर बतानी थी और आंसर हो जाती 50 से 200 को काटूंगा तो 4 दिनों में आंसर हो जाएगा 4 डेज
ऑप्शन 3। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ अरिथमेटिक बहुत इजी आता है, एडवांस में बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम निखर के जाओगे और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी ओवर द मंथ्स। सब्सक्रिप्शन है, म्यूचुअल फंड है, जैसे कि VWXYZ अलग अलग म्यूचुअल फंड है, मंथ है। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फेब। स्कीम एक्स का दिसंबर क्या है ये, यानी कि दिस वन, और फेब कौन सी है, फेब ये। तो बोल रहा है कि इसके डिफरेंस बताइए। तो 40 और 30 का डिफरेंस 10, तो सारे के सारे करोड़ में आए तो 10 करोड़। इजी इजी क्वेश्चन नंबर 6 हमने वैसे ही कर लिया इजीली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। सिंप्लीफाई दिस वन। कह रहा है कि 428 इंटू 428 इंटू 428, यानी कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैं डायरेक्ट लिखूँ, मेरे को दिख रहा है 428 का क्यूब प्लस यहाँ दिख रहा है 348 इंटू 348 इंटू 348, तो मैं लिखूँगा 348 का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ दिख रहा है 428 स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है माइनस 428 इंटू, मैं लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, 428 इंटू 348, और यहाँ लिख रहा है प्लस 348 का स्क्वायर। तो आप बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि मैं a प्लस बी, मैं अगर ऐसे करूँ, जैसे कि क्या करूँ मैं बताओ, हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो लिखेंगे क्या, a प्लस बी, और लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही है। और पता है क्या किया गया है, और ये वाली बात को उठाकर यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दिया गया है। तो इसका आंसर बताओ कि क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा ये बता दो। अगर 428a है और 348b है तो इसका आंसर क्या होगा। इस वाले वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दिया गया है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और मेरे पास सिर्फ बच गया ये, ओह मेरे पास सिर्फ बच गया ये, यानी कि इक्वल टू में a प्लस बी आएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे को पता है a तो ये है, b ये है, a स्क्वायर a इंटू बी माइनस ए इंटू बी और b स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी, यानी कि 428 प्लस 348, दैट्स इट, दैट इज 776 आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने ऐसे डील कर लिया, ठीक है। क्लियर रखो ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिपीट होती है ऐसे क्वेश्चंस, और बहुत बार रिपीट होती है यार, बहुत बार रिपीट होती है, तो क्लियर रखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ द 5 डिजिट नंबर 750PQ, ये 5 डिजिट नंबर है जिसमें P और Q वेरिएबल है, पता नहीं है हमें, इज डिविजिबल बाई 3, 7, 11, व्हेन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस 2Q। P प्लस 2Q की वैल्यू बताइए। ये जो नंबर है 750PQ, ये जो नंबर है ये 3 से, 7 से और 11 से डिवाइड हो जाती है। दिस इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11। तो आई हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि P और Q की जगह पे कौन सी डिजिट आएगी। तो इसको कैसे किया जा सकता है, तो मैं एक बात कहता हूँ कि जो नंबर 3, 7 और 11 से अगर डिवाइड हो रही है, 3, 7 और 11 से डिवाइड हो रही है, तो इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, है ना। 3, 7, 21 इंटू दिस वन इज़ लाइक 210 प्लस 21, 231 से भी डिवाइड होगा, 231 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूं कि इस नंबर को 231 से डिवाइड करूंगा। अब मैं जब डिवाइड करता हूं तो डिवीज़न का रूल अगर मैं जानता हूं कि अगर मैं 750 और PQ के जगह मैक्सिमम डिजिट रख देता हूं, तो मैक्सिमम डिजिट क्या होता है, 9 और 9, क्योंकि 9 और 9 के बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये तो चेंज हो जाएगा, 0 तो चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम 9 और 9 रख दिया और उसको 231 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो 231 से अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो 231 3 टाइम्स अगर जाएगा तो 693, 50 प्लस 7, 57 बच गया,
9 एक आ गया, इसको कितना टाइम्स ले सकते हैं, 2 टाइम्स ले लेते हैं हम, तो 2 टाइम्स 462, 462। अच्छा दिस इज 28 कैरी बच जाएगा यहाँ पे, नहीं 38 कैरी बच जाएगा, 38 बचेगा तो 117 मेरा यहाँ पे कैरी बचेगा। और फिर 9 को मैंने यहाँ ले आया, और जब 9 को लाया तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स कर देते हैं। 5 टाइम्स 1000, 150 एंड 155, दैट इज 100, कितना आएगा बताओ, 1155 इतना आएगा। कितना कब बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, दिस इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर बच गया इतना। अब बताओ रिमाइंडर कब बचता है, किसी भी नंबर में रिमाइंडर कब बचती है, जब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती है। तो ये जो नंबर था 75099 जो P और Q के जगह पे रखा था मैंने, ये कंप्लीटली 231 से डिविजिबल नहीं है। तो कंप्लीटली 231 से अगर डिविजिबल नहीं है तो वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी। हो सकता है कि 3 से हो जाए, 7 से शायद नहीं हो सकता है 11 से हो जाए, लेकिन 3 से नहीं हो। यानी कि तीनों का मल्टीपल से डिविजिबल अगर होता तो तीनों से डिविजिबल होता। तो 231 से डिविजिबल नहीं है, 24 रिमाइंडर बच रही है। तो मैं क्या करूँगा, 75099 में जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। उसको सब्सट्रैक्ट जब करता हूँ तो ये आता है 5, ये आता है 7 और 0 5 7। तो ये जो नंबर मिल के आएगा ये 231 और 231 और 3 7 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर बच रही थी ना यहाँ पे, उसको यहीं पे कम कर दिया। तो अब जो नंबर बनेगा वो इससे डिविजिबल होगा। तो मेरे को P और Q का वैल्यू मिल गया। देखो दिस इज P एंड दिस इज Q। P और Q की वैल्यू पता चल गई, तो ये वैल्यू पता करना है। तो P की वैल्यू 7 है, हमें पता करना है P प्लस 2Q। तो P की वैल्यू है कितनी, तो P की वैल्यू है 7, 7 प्लस Q की वैल्यू है 5, तो 2Q की वैल्यू हो जाएगी 10 और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17। ऑप्शन 1 हमारा आंसर। प्रोसेस को पूरा समझा रहा हूँ, पूरा एक बार समझो, ताकि इस तरीके का दोबारा अगर कोई क्वेश्चन मिले ना आप कर जाओ, है ना। इसलिए मैं प्रोसेस को पूरे का पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई राजू रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 5% वोट्स पोल्ड वेर इनवैलिड। ओके, जो भी थी उसमें से 5% ऐसे वोट हुए जो इनवैलिड हो गए, 5% वोट इनवैलिड हो गए, करेक्ट, ठीक है। फिर कहता है राजू गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। राजू को 30% मिला। किसको मिला, राजू को 30% वोट मिला। रवि गॉट 32% ऑफ द टोटल वोट। रवि है एक, रवि को कितना मिला भाई, 32% मिला। एंड द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। जो विनर है उसको 5136 यानी कि 5136 वोट ज़्यादा मिला था जो लास्ट आया। तो 3 कैंडिडेट था, राजू, रवि एंड अशोक। तो अशोक के बारे में तो पता ही नहीं है, तो अशोक के बारे में हम पता कर लेते हैं ना कि अशोक को कितना % वोट आया होगा। तो मैं कहता 100 में से ये सबको माइनस कर दे, 100 में से ये सबको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 30, 62, 67 जब माइनस करेंगे तो इसका आएगा 33%। तो अब बताओ तीनों में से विनर कौन, तो विनर हो गया अशोक सम्राट, राइट। अब विनर ये है और लूजर कौन है, तो लूजर है राजू। तो यहाँ से यहाँ तक में परसेंटेज का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 30 एंड 33, तो 3% का गैप दिख रहा है। और 3% की वैल्यू अगर हो गई 5136, तो मुझे पूछ रहा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। इतना तो इनवैलिड था, ये भी पोल हुआ था लेकिन ये इनवैलिड था। तो टोटल मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से जब डिवाइड करता हूँ मैं तो ये आता है 121 is 7, 1 and 2 00, 100 से मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो कितना आ गया 1,71,200। मेरा ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। डायरेक्टली कोई परसेंटेज की बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक सा सवाल था ये परसेंटेज का। जब आप परसेंटेज पढ़ना शुरू करते हो ना तो स्टार्टिंग में ही ऐसे क्वेश्चन करते हो ना, आउट ऑफ रिमेनिंग बोला ना ऑफ द रेस्ट बोला, कुछ ऐसा बात नहीं बोला गया है। आउट ऑफ रिमेनिंग बोला होता, आउट ऑफ रेस्ट बोला होता
तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता। बट टोटल वोट के बारे में बार बार कह रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ भी टोटल वोट कह रहा था, यहाँ भी टोटल वोट कह रहा था। उसके बाद टोटल वोट से ही सारी चीज़ें कैलकुलेशन हो रही है। 5% वोट जो हुई थी वो इनवैलिड हुई थी, तो टोटल वोट से ही 30% 32% हमने निकाल दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कहते हो? इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। कहता है कि अ हॉर्स वॉज सोल्ड फॉर ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक हॉर्स को 60,000 में बेचा गया 20% की प्रॉफिट में। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड टू गेन 30%। क्या सवाल है भाई? हम कह रहे हैं कि 20% की प्रॉफिट हुई है तो 60,000 में बेच दिया गया है। दिस इज द सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस 20% की प्रॉफिट हुई है, मतलब 120% की वैल्यू है 60,000 रुपये। 30% की प्रॉफिट करनी है तो मेरे को पता है 130% की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं क्या 120 से इसको डिवाइड कर दूं? कितनी बार जाएगा ये? 5 टाइम्स जाएगा। 500 आ रहा है, 500 आ रहा है, तो 500 इंटू 130 कर दो। 130 का वैल्यू पता करता है, 130 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर सकते थे तुम। क्लियर ना? हाँ, तो 5 इंटू 13 इज 65,000। तो मेरे को 65,000 में उस घोड़े को बेचना पड़ता। कौन सा घोड़ा था भाई? तो वो नकली, वो ठोकने वाला घोड़ा होगा। असली घोड़े तो लाखों में आते हैं, राइट। तो 65,000 में बेचना पड़ेगा 30% प्रॉफिट करने के लिए। दिस इज द इजीएस्ट वन आई से। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन को देख रहे, कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बाई ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज एंड नॉट आंसर, एंड a plus b is 5c, a plus b is 5c where c is greater than 0, then what is the value of c? c की मान बताएं, तो c का मान क्या होगा? you have to find that। ठीक है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर करा जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ये बताइए। ये फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस इज द रिजल्ट। अब मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं आगे की चीज़ों को सोचूं तो मुझे जो दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024। अच्छा, मैं इसको ऐसे करता हूँ। सपोज दैट इस वैल्यू को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस वैल्यू को इधर ले आके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या इक्वेशन बनेगा? मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इज इक्वल टू माइनस ए 2 इंटू ए बी, और माइनस इसके साथ अगर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी सी, एंड माइनस इसके साथ भी आएगा तो आएगा प्लस 2 इंटू सी ए। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये माइनस होगा, राइट। तो ये क्या हो सकता है? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मैं लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1024 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, 1024 को इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca इज इक्वल टू 1024। अब देखो माइनस में है ये, राइट, ये माइनस में है। तो माइनस में है तो अब ये जो फॉर्मूला था ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा था, तो ये इसी को तो लिखा है मैंने यहाँ पे। इसमें से 2 कॉमन निकाल दोगे। सपोज दैट पूरा स्टेप लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए आपको, कि अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो 2 कॉमन निकाल देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्लस 2 क्या आएगा? ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड दिस इज इक्वल टू 1024 इट इज गिवन। तो ये जो फॉर्मूले को देख रहा हूँ ये किसका रिजल्ट होगा? तो मैं कहूँगा कि ये जो रिजल्ट होगा ये इसका रिजल्ट होगा। देखो समझाता हूँ मैं, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर का रिजल्ट ये होगा। अब ऐसे कैसे होगा? तो कह रहे कि जब इसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर ठीक है, b स्क्वायर
देखो मैं इसको हाईलाइट करके समझाने की कोशिश करता हूँ, हाईलाइटर या फिर हाँ। अब जब मैं इसको करता हूँ, हाँ, जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, ब्रेक करूँगा तो क्या क्या चीज़ें होगा समझो। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, आया है। उसके बाद बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव आया। और सी माइनस सी का स्क्वायर जब करोगे आप, जब आप माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो वो भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे की बातें, ये जो बातें हैं आगे की बातें, तो 2 इंटू ए बी दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में आएगा। बी सी माइनस सी है तो माइनस बी सी हो गया, ठीक है। और ए सी, तो सी तो माइनस में है तो सी ए माइनस में हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। मतलब आप जब इस फॉर्मूले को देख रहे हो भाई साहब, आप जब इसको देख रहे हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। मैं अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो कोई बोलेगा सर ऐसे क्यों नहीं लिख सकते आप, मान लीजिए ऐसे लिखते तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर नहीं, प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखते तो, ऐसे लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट तो यही आएगा, माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ए स्क्वायर आएगा, हाँ, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बी स्क्वायर आएगा, और सी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव सी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। प्लस अब हम कह रहे हैं 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी जब करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, आया था यहाँ प्लस, ठीक है। अब करें ए सी, तो 2 इंटू ए सी करेंगे तो माइनस सी है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी, अब बी सी लिखते हैं पहले, बी सी एंड कौन सा रह गया, ए सी रह गया, तो मैं लिखूंगा माइनस 2 इंटू ए सी, तब भी रिजल्ट वही आएगा। लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे माइनस को कॉमन लोगे तो आएगा ए प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से यही निकल के आएगा, इस तरीके से जो ये निकल के आया ना, ये यही निकल के आएगा, ठीक है, यही निकल गया। इसलिए मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का मैंने स्क्वायर ले लिया, तभी ये रिजल्ट मुझे मिला। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हटाओ, ये समझाने के लिए लिखा था पूरी की पूरी चीज़ें को। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से करते हैं कि इसकी वैल्यू तो अब ये हो गई, तो मैं लिख रहा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 1024 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है। अच्छा पहले तो स्क्वायर को हटाओ, स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगी, स्क्वायर को जब हटाऊंगा तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट आएगी। तो बताओ 1024 किसका स्क्वायर है, 1024 है 32 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, तो a प्लस बी की वैल्यू 5c है, तो मैं लिखता हूँ 5c माइनस सी, तो 5c माइनस सी 32 है, तो बताइए 4c की वैल्यू 32 आ गई। तो 4 से जब मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो कितना बचेगा, c की वैल्यू 8 बचेगी और 8 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको पूरे एक स्टेप बताया, एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कि सर ये अप्लाई हो रही है, प्लस माइनस का साइन भी आपको एडजस्ट करनी है, तो इस लेवल का आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने इस क्वेश्चन में वैसे, खैर ठीक है, टाइम लगेगा तो ही तो चमकेंगे। हाँ बहुत सारे काबिल लोग मिलेंगे, सर क्या कर रहे हैं आप, ऐसे वैसे। अरे भाई समझा रहा हूँ मैं स्टूडेंट को। मुझे भी वैसे जब शुरुआत में बहुत सालों के बाद मैथ्स पढ़ना शुरू किया, बीच में कोई जॉब करने के बाद तैयारी करा, ये करा, तो प्रॉब्लम होती है, तो सबको समझ आएगी मैं जो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ 6 डिफरेंट फैक्ट्रीज। 6 अलग अलग फैक्ट्री का प्रोडक्शन है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस 6 फैक्ट्री आर 22,000, 22,000 प्रोडक्शन है टोटल। द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज शोन इन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस 6 फैक्ट्री। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको गिवन है ये सारी चीज़ें। ओके
तो बताइए कि P1 कहता है कि द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ACDF, ACDF ये बतानी है कि इसकी एवरेज प्रोडक्शन कितनी है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, 37 20 इज 57, 57 प्लस 4 इज 61 प्लस 10 इज 71% ऑफ 22,000। तो 2 जीरो में पहले काट के ऐसे लिख देता हूँ और 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो 4 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो दिस इज 5 एंड 5 55, 55 इंटू 71 करना है। 55 1 टाइम्स इज 55, कैरी इज 5, 55 7 टाइम्स 350 प्लस 35 385 प्लस 5 इज 390। तो ये हो गया आपका P1 की वैल्यू, P1 का वैल्यू। अच्छा, P2 की वैल्यू क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B एंड E, B एंड E। तो B और E का डिफरेंस पता करना है, P2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो B और E की वैल्यू है 3% का डिफरेंस है। 1% तो 22,000 का 220 होगा, 1% इज 220। तो 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 660 और 660 ये हो गया P2 की वैल्यू। और मुझे पूछा है कि P1 प्लस P2 बताइए। तो P1 प्लस P2 हो जाता है 4565, 4565 इज़ योर ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने ऐसे कर लिया, करेक्ट। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अलजेब्रा के ऊपर है। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ P plus Q is 6 and PQ is 4 then what is the value of P cube plus Q cube, P cube plus Q cube। तो P cube plus Q cube को अगर हम फॉर्मूले पे लगा दें, P cube plus Q cube को फॉर्मूले पे अगर लगा दिया जाए तो क्या आएगा? P plus क्यूब का क्यूब माइनस 3PQ और P plus Q। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला, A क्यूब प्लस B क्यूब। अब A B की जगह PQ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखे रहने दो। अब मुझे बताओ, तो मुझे इसी का रिजल्ट चाहिए, इसी का रिजल्ट चाहिए। तो इसी का रिजल्ट चाहिए तो P प्लस क्यू गिवन है, तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? 6। तो मैं लिखता 6 क्यूब माइनस PQ की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 और P प्लस क्यू अगेन क्या है? 6 है। तो 6 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 216 माइनस दिस इज लाइक 12 6 टाइम्स इज 72 माइनस कर दो। सही करा मैंने? तो 72 में इसमें 16 पहले माइनस करते तो 66 56 और माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। 144 हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:4 एंड देयर HCF इज 4। अच्छा, दो नंबर है, उसका HCF 4 है, तो व्हाट इज देयर LCM? LCM क्या है? तो LCM क्या है? तो मेरे को बोल रहा है कि दो नंबर का एक रेशियो गिवन है। अब देखो, ये बात शायद पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने एक समझाया था कि मान लीजिए कि दो नंबर है, सपोज दैट दो नंबर है, एक 12 है और एक लेट से मैं कहता हूँ कि क्या है 28 है, दो नंबर है। तो इसका रेशियो क्या होगा? 4 से काटता हूँ तो दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 7 टाइम्स। तो 4 से काटा ना मैंने, इसको 4 से काटा ना मैंने, तभी तो 3 और 7 लिखा मैंने। तो 4 से जो मैंने कैंसिल किया तो ये 4 होता है, ये 4 ही इसकी HCF होती है। अगर 4 से इसको वापस से मल्टीप्लाई कर दोगे इस रेशियो को तो वापस से आपको ओरिजिनल नंबर पता चल जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि HCF 4 गिवन है यहाँ पे और रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है 5:4। तो मैं क्या ओरिजिनल नंबर पता कर सकता हूँ? रेशियो ही गिवन है, जैसे कि ये रेशियो 3 और 7 था और 4 से कैंसिल करके मैंने रेशियो निकाली थी और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओरिजिनल नंबर फिर से पता चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 4 है, जो HCF है, HCF से ही इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा। तो दिस इज़ लाइक 20 एंड दिस इज़ लाइक 16 और 20 और 16 का LCM क्या लिखोगे भाई? हम लिख देंगे 80 डायरेक्टली।
दिस इज़ 5 टाइम्स, दिस इज़ 4 टाइम्स। तो मेरा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, मुझे याद है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि इफ cos A इज इक्वल टू 9/41, cos A, तो फाइंड cot A। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, cos A की वैल्यू गिवन है, तो मैं कहता हूं कि cos A की वैल्यू, cos थीटा क्या होता है भाई, तो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, एंड दिस इज गिवन 9/41। अब मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देखूं कि मैं कहता हूं कि बेस अगर 9 है, ये अगर 41 है, तो ये कितना होगा, तो ये भी एक ट्रिपलेट है भाई साहब। मैं कह रहा हूं कि 49 और 41, 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर होता है 1681। इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा, ये हाइपोटेनियस है ना। पाइथागोरस थ्योरम में होता है ना ऐसा कि पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हो तो आप लिखते हो ना h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ें मैं कह रहा कि इसका, अच्छा b की वैल्यू पता है, b की वैल्यू 9 है, h की वैल्यू ये है, तो मुझे पता p की वैल्यू क्या आएगी, तो p की वैल्यू आएगी 40। तो इस तरीके से हो गया। और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है cot A पूछ रहा है, तो मेरे को पता tan का मतलब होता है p/b, तो ये होगा b/p और b/p होगा तो 9/40, 9/40 हमारा ऑप्शन। आपको ये रेशियो याद करनी होगी, बेसिक सी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अ ट्रक रन्स 492 किलोमीटर ऑन 36 लीटर ऑफ डीजल। एक ट्रक है जो 492 किलोमीटर रन करता है 36 लीटर में, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी किलोमीटर कैन रन ऑन 33 लीटर ऑफ डीजल। 33 लीटर में कितना रन करेगा, क्या सवाल है भाई, कोई सवाल है ये। मैं क्या करूँ, बता क्या करोगे, आंसर कमेंट करोगे कि छोड़ दूँ। मैं अगर 36 से इसको डिवाइड कर दूँ तो 1 लीटर में कितना रन करता है पता चल जाएगा, और 33 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ का रिजल्ट आ जाएगा कितना किलोमीटर जाएगा। तो मैं इसको अगर 11 करता हूँ, इसको अगर 12 करता हूँ, और 12 से 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, 41 इंटू 11 कितना होगा, 451, 451 किलोमीटर रन करेगा 33 लीटर डीजल में। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही इजी रेशियो के ऊपर बेस्ड था। मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या, डायग्राम के साथ है। कह रहा है कि इन द गिवन ट्रायंगल CD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA। CD ग्रीन लाइन दिख रहा है, मैं ड्रॉ करूं क्या, चलो ड्रॉ करता हूँ। CD एक ग्रीन लाइन ये है और इसको मैं ग्रीन कलर में ही कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक ट्रायंगल दिख रही है आपको, तो ट्रायंगल को मैं भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ठीक है। एक मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, अब दिख रही होगी। तो ये दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। तो कह रहा है कि एंगल BCA, CD इज बाइसेक्टर, CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA। CD जो है बाइसेक्टर है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, बाइसेक्टर है। अब कहता है CD इज इक्वल टू DA। CD जो है ये जो CD है वो DA के बराबर है। ओके भाई, ओके। अब इफ एंगल BDC इज 76, दिस इज इफ दिस इज 76 डिग्री, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल CBD। आपको जो पूछा गया है, आपको ये एंगल पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या है। वेरी गुड।
ओके ओके ओके, अब देखो कैसे करो, मेरे को बताओ। मेरे को बताया कि सी डी इज इक्वल टू, एक पॉइंट बताया कि सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो अगर मैं ट्रायंगल सी डी ए की बात करूँ तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी ये? आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। ये क्या बनेगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, है ना। तो ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी तो ये अगर मान लीजिए थीटा है, कुछ मिस हो गया है लग रहा है, हुआ है क्या? नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ है, हुआ है? नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन सही है। हम कह रहे हैं कि ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो अब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो एंगल सी डी ए, सी डी ए, मैं बात कर रहा हूँ एंगल, मैं बात कर रहा हूँ एंगल सी डी ए की, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बातें कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि दो साइड बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? ये भी थीटा होगा। बेस एंगल जो होती है आइसोसेलेस में, ये और ये, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, लेंथ साइड्स बराबर है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। क्लियर बात है? तो ये थीटा है, ये थीटा है। अच्छा, अब ये 76 गिवन है, दिस इज गिवन 76। तो ये ट्रायंगल के, अब मैं इसकी बात अगर करूं, अब समझो मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल की बातें करूं, ये एक्सटीरियर एंगल की बातें करूं, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये जो सी डी ए जो ट्रायंगल है, सी डी ए जो ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है। और ये गिवन है 76, ये गिवन है 76। तो मुझे बताइए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर का अपोजिट का सम होता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 76 है। तो थीटा की वैल्यू बताइए कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। इसका मतलब मुझे ये पता चला, इसका मतलब मुझे ये पता चला कि दिस एंगल इज़ 38 डिग्री। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो बाइसेक्टर था ये 38 डिग्री है, तो ये भी 38 डिग्री है। अब ये 38 है, ये 76 है, तो बताओ ये कितना है? निकल गया डायरेक्टली। तो मेरे को अब ट्रायंगल कौन सी बतानी है, बताओ कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे? तो आप पकड़ोगे सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी की बात करेंगे। हमें दो एंगल पता है, हमें दो एंगल पता है, दैट इज़ 38 एंड 76। 38 और 76 पता है, तो 180 में सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा 38, 76, 100, 114 माइनस कर देते हैं। तो 114 माइनस करेंगे, कितना आएगा जी? 66 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 इजी था, इजी था, समझाया मैंने पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहे कि डीलर बाई एन ओल्ड कूलर लिस्टेड 650 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस। कि ओल्ड कूलर एक बाई किया 650 रुपये में, एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया 650 रुपये में। ही स्पेंड 38 ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इजी क्वेश्चन है। 650 में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताओ? तो मैं कहता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 20 प्लस 10 इज 30 और 20 इंटू 10 इज 200 बाई 100, यानी कि 30 माइनस 2, तो 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप ऐसे डायरेक्ट 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा 650 में 28% का डिस्काउंट, यानी कि इसको 72% में लिया गया, इतना में लिया गया। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब कहता है कि 20% प्रॉफिट भी कर रहा है बेचने के समय पे, हमें बता रहा है ना। इस पे 38 रुपीज़ खर्च किया, इस पे 38 रुपीज़ खर्च किया, और इसको 20% प्रॉफिट में, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी इसको 120% में सेल कर दिया। एक ही बार में इक्वेशन बनाना है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मैं सॉल्व करता हूं। देखो मैं सारे वैल्यू निकालता हूँ। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 है यहाँ पे 2 है,
तो 5 से काटूंगा तो ये 13 और ये हो जाएगा 36 और ये 10 भी कट जाएगा, तो मेरे पास 13 इंटू 36 प्लस 38 बचेगा। तो भैया 13 इंटू 36 मतलब 65, 78 कैरी 7, 39 प्लस 7 इज़ 46, यानी कि 468 में डिस्काउंट के बाद ख़रीदा था। और ये दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस। 38 रुपया उसमें खर्च किया, वो भी जोड़ देता हूँ मैं। तो ये 490 प्लस 16 506 रुपया हो गया। 506 में अब 20% की प्रॉफिट करके, यानी कि 6/5 में बेच दिया। तो 506 को 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा बता? 3036 रुपये। मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यह 3036 डिवाइडेड बाई 5, तो दिस विल बी लाइक 607.2 इज़ द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड मी। क्वेश्चन को समझो, एक ही बार मैंने सॉल्व किया, वैसे अलग अलग अगर बताने जाऊंगा फिर थोड़ा और टाइम लग जाएगा। खैर समझो, इसमें बहुत इजी है समझना, कोई टफ नहीं है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ 7 डिफरेंट कंपनीज। द टोटल सेल ऑफ दिस 7 कंपनी आर 2880 टोटल सेल है। और कह रहा है कि द सेल ऑफ पर्टिकुलर कंपनी इज शोन इन टर्म ऑफ डिग्री। डिग्री में दिखाया गया, देखो डिग्री में है 17 डिग्री, 190 डिग्री, डिग्री में बताया गया है पाई चार्ट के अंदर विद रेस्पेक्ट टू द टोटल सेल ऑफ दिस कंपनी। ठीक है भाई, आपको पाई चार्ट का वैल्यू पता चल गया कि डिग्री में दिया हुआ है। अब क्या कहता है समझो, अब ये कहता है कि द एवरेज सेल ऑफ GH इज हाउ मच % मोर देन एवरेज सेल ऑफ DI। GH, G एंड H, GH टोटल कितना होता है 73, 83, 86, G और H का हो रहा है 86। और कह रहा है DI कितना हो रहा है, D एंड I दैट इज 60, 70, D एंड I हो रहा है 70। तो मुझे पूछ रहा है कि GH की जो एवरेज सेल है दिस इज हाउ मच % मोर देन, तो मैं डिवाइड बाई 2 करो या ना करो, क्योंकि यहाँ भी डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ भी डिवाइड बाई 2 होगा। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तुम कह रहे डिवाइड बाई 2 करते तो ये 43 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। एवरेज अगर निकालते तो दिस विल बिकम 43 एंड दिस विल बिकम 35। अब बताओ यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है, तो कह रहे 5 और 3 8 ज़्यादा है। 35 का परसेंटेज निकालनी है, आपको यही पता करना है। और हाँ एक बात, ये जो है ये डिग्री में है, ये डिग्री में है राइट। डिग्री में है तो हमें इंटू 360 करना पड़ेगा राइट, परसेंटेज निकालनी है ना कि 8 डिग्री इज़ व्हाट % ऑफ 35 डिग्री, तो 365 करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? 16, 70 करके देख लेते हैं। चलो 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम 35 से कैंसिल करेंगे तो ये 7 आएगा और ये आ जाएगा 7 and 2 72। 72 8 टाइम्स इज 560 and 16, 560 and 16 इज 576। 576 डिवाइडेड बाई 7 से अगर करते हैं 56 आता है कितनी बार में, 8 टाइम्स हैं। हमने गलत करी है कुछ चीज़ें, हम 360 से नहीं करते हैं, हम निकाल देते हैं कि 86 जो है वो 16 ज़्यादा है ना, 16/70 कर दो। 16/17 इज़ व्हाट % निकाल देते हैं, तो हमको परसेंटेज निकालना 0 कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 160 डिवाइड बाई 7, तो कितना आएगा, दिस इज़ 2 टाइम्स, अगेन 20 इज़ 2 टाइम्स, 46 0 इज़ 8 टाइम्स, 60405 मतलब 22.8 आ रहा है। तो कोई है 22.8, हाँ ऑप्शन 4 हमें दिख रहा है 22.8। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को करना, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश में थोड़ी सी गलती हो ही जा रही है, चलो कोई ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़, मतलब आपको ये 3D के बेसिस पे है, 3D के बेसिस पे है, तो 3D का डायग्राम आएगा क्या है हमारे पास, नहीं आएगा।
अरे ठीक है चलो हम ऐसे ही बताते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अच्छा क्यूब ही है, मैं कह रहा है कि एक बड़ा क्यूब है, सपोज दैट दिस इज द वन, समझ ले। तो कह रहा है कि एक बड़ी क्यूब है और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, जिसकी इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स। एक है 6 सेंटीमीटर सारे साइड का, 6 सेंटीमीटर है। दूसरा है 8 तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है कर लोगे अब, ये 8 है। और तीसरा है 10 थोड़ा सा और बड़ा है। तो तीनों की वॉल्यूम के सम के बराबर है ये 10। तो इन तीनों की वॉल्यूम का सम के बराबर ये है। तो इसका आप बताइए कि इसकी साइड कितनी होगी, इसका एज कितना होगा। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम 6 क्यूब, 6 क्यूब मतलब 216। इसका वॉल्यूम कितना 8 क्यूब, 8 क्यूब मतलब 512 और दिस इज 10 क्यूब मतलब 1000। सबको ऐड करो कितना आ रहा है, तो 1700 एंड 718 728 1728। और इसका साइड अगर s है तो s क्यूब, s की वैल्यू बताओ। तो ये किसका क्यूब दिख रहा है आपको, 12 का क्यूब दिख रहा है। आंसर इज 12। 1728 जो है वो 12 का क्यूब है। तो इस तरीके से ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 पे आते हैं। 21 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि इफ राम, क्वेश्चन नंबर 21 इजी क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि इफ राम कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट 60% ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, he reaches his destination late by 36 मिनट। अगर एक्चुअल स्पीड का 60% पे वो जाता है तो वो 36 मिनट से लेट हो जाता है। His actual time in minute to reach the destination is how much? एक्चुअल टाइम बताइए कि डेस्टिनेशन में पहुंचने का कितना है। ऑप्शन गया है, ठीक है। तो पहले मैं बोलता हूं कि 60% मतलब क्या हो गया, ये 3/5। उसकी स्पीड अगर 5 है तो वो 3 से चल रहा है। एक्चुअल स्पीड अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल जो स्पीड है वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर है सपोज दैट, लेकिन वो चल कितने रहा है, डिक्रीज करके कितने से चल रहा है, तो वो चल रहा है 3 के स्पीड से। एंड दिस इज द स्पीड, राइट, दिस इज द स्पीड। और हमें पता है कि स्पीड और टाइम जो होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं अगर टाइम का रेशियो अगर लिखना चाहूँ तो टाइम का रेशियो लिखूँगा 3 और इस पे लिखूँगा 5। और ये क्या है, तो मैं कह रहा हूँ ये टाइम है, टाइम का रेशियो है। अगर स्पीड 5 है तो टाइम 3 लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड 3 है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर कहता है कि मैंने स्पीड तो कम किया था, 60% पे किया था, तो मुझे ना 36 मिनट ज़्यादा लग गया था। तो 36 मिनट ज़्यादा लग गया तो मैं कहता हूँ इसके बीच का गैप कितने का दिख रहा है, इसके बीच का गैप दिख रहा है 2 यूनिट का। और 2 यूनिट मतलब 36 मिनट हो गया, 36 मिनट हो गया। तो 1 यूनिट मतलब कितना हो गया, 18 मिनट। 1 यूनिट मतलब 18 मिनट। तो मुझे पूछ रहा है कि इज़ यूजुअल टाइम टू रीच द, यूजुअल टाइम तो ये होना चाहिए, ये यूजुअल टाइम होना चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की मतलब 18, 18 3 टाइम्स 54 मिनट। आपका आंसर है डायरेक्टली ऑप्शन 4। अगर 5 कितना लगा तो इसमें 36 मिनट ज़्यादा लगा था, है ना, 1.5 घंटा लग गया था। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 18 को तो 90 मिनट आएगा। तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे लग गए थे, 36 मिनट एक्स्ट्रा लग गया था। तो हमें एक्चुअल पूछा है तो एक्चुअल इज 54। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है उसको, सवाल को समझेंगे, देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कह रहा है कि इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
tan square theta is equal to 1 minus a square, then the value of sec theta plus tan cube theta into cosec theta। अच्छा, जो वैल्यू पूछी गई है उसके ऊपर ये दिया हुआ है, ये पूछा गया है। तो मैं अगर इसी को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं, इसी को सॉल्व कर दें, तो हम कह रहे हैं कि ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, समझो इस चीज़ को, बेसिक से बताता हूं, वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। मैं अगर इसको डायरेक्टली मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। मैं कहता हूं कि चलो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो tan क्यूब की बात करूं तो tan क्यूब को अगर मैं लिखूं, tan क्यूब को, तो मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा, और एक tan जो बच गया उसको लिख देता हूं मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन को जब मैं उल्टा करूंगा, मतलब इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, यहीं की बातें कर रहा हूं मैं फिलहाल, इसको जब उल्टा करूंगा तो ये क्या आ सकता है, ये आ सकता है tan स्क्वायर थीटा, साइन को उल्टा करा तो कॉसेक नीचे आ गया, और इसको अगर मैं करूं तो ये कॉस, हाँ कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा और ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है कॉस को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इस बात को मैं अगर यहाँ पुट कर दूं, इस बात को यहाँ अगर पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, देखो तो ये बनेगा सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस बात को यहाँ रख दूं तो मेरे पास आ रहा है सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा इनटू ये है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिल के आ रहा है मुझे, रिजल्ट मुझे मिल के आ रहा है सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू सेक थीटा। अब इसमें से जो मुझे पूछा गया है मैं उसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब इसमें से सेक थीटा को अगर मैं बाहर निकाल दूँ, कॉमन निकाल दूँ, तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं इसको हटा रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ये बताओ। तो मैं अगर बोलूँ कि भाई 1 प्लस, ये अंडू कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। अच्छा, 1 प्लस tan एक आइडेंटिटी है, आपको पता है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कहता है क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हैं जी। या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? नहीं, कैसे करें, अभी आगे मैं इसको tan स्क्वायर थीटा, इसको वैल्यू को यहाँ पे सेक स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। मतलब मैं इसको अगर देखूँ तो मैं लिख देता हूँ सेक थीटा, और इसको मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे वैल्यू किसकी पता करनी है, सेक क्यूब थीटा की वैल्यू। मतलब जो पता करना है वो आ जाएगा, सेक क्यूब थीटा की वैल्यू पता करना है, सेक क्यूब थीटा की वैल्यू पता करना है, जो पता करना है। अब ये वैल्यू गिवन था, अब ये वैल्यू जब गिवन था तो इस वैल्यू को अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं कि इस वैल्यू में ये जो गिवन है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर थीटा, ये जो गिवन है इसकी बात करूं तो मैं कहता हूं कि इसको कैसे, इसको हम अगर दोनों तरफ, लेट से दोनों तरफ हम इसमें ऐसे लिख देते हैं कि दोनों तरफ 1 अगर जोड़ दें, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर, इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, मैं इस चीज़ को लिखता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, तो ये यही आइडेंटिटी मैंने वापस से लिख दी। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस a स्क्वायर।
देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि 2 माइनस सेक, मेरे को सेक क्यूब की पता करनी है। तो मैं कह रहा कि अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू को रखूं तो मैं लिखूंगा क्या इसको इस तरीके से 2 माइनस ए स्क्वायर, और इसको रूट में लिख सकते हैं। या तो इसको रूट में लिख दो या तो आप इसको ऐसे लिख दो 2 माइनस ए स्क्वायर पावर पे हाफ। अब अगर सेक थीटा की वैल्यू मालूम है तो सेक क्यूब थीटा की वैल्यू बताइए। तो मैं कह रहा कि सेक क्यूब थीटा अगर पता करना है मुझे, तो सेक क्यूब थीटा अगर पता करना है तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। 2 माइनस ए स्क्वायर और 1/2 है और उसका क्यूब करना है, मतलब मेरा वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, 2 माइनस ए स्क्वायर पावर पे 3/2। अब ये कहाँ दिख रहा है सेक क्यूब थीटा की वैल्यू, यही आ गई। तो 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2, तो मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर। थोड़ा सा था एक सवाल ऐसा, तो आपको ऐसे करना है। अब ये चीज़ें एक्सप्लेन करा मैंने, ये चीज़ें आप मेंटली कर सकते हैं, मतलब आप इस तरीके से मेंटली किया जा सकता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वाज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 45, 1/4 ऑफ एट स्पीड ऑफ 60 एंड द रेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 75। फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी। मतलब एक जर्नी है, पहले तो कहता है कि 2/3 45 के स्पीड से, उसके बाद कहता है 1/4 60 के स्पीड से, उसके बाद कहता है 75 रेस्ट। अच्छा, अब मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मैं डिस्टेंस को कुछ मान सकता हूँ, जैसे कि 2/3, 3 और 4, 3 और 4 को अगर मैं देखूँ 2/3, 3 4 12, अगर मैं 12 मान लेता हूँ, जैसे कि 2/3 है 1/4 है, तो इसके एलसीएम ले लिया, तो मैंने 12 पूरा डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, तो पूरा डिस्टेंस को अगर 12 मान लेते हैं, ठीक है, 12 मान लेते हैं, चलेगा। पूरे डिस्टेंस को 12 मानते हैं, तो 12 का 2/3 कितना आएगा जी, 4 2 टाइम्स इज 8। अच्छा, 1/4 कितना आएगा 12 का, 3, तो 8 3 11 एंड दिस इज 1। यानी कि मैं डिस्टेंस का एक रेशियो ले लिया कि 8 3 1, 8 किलोमीटर भी हो सकता है और 800 किलोमीटर भी हो सकता है, एक डिस्टेंस का रेशियो ले लिया। अब स्पीड दिया है 45 60 एंड 75, तो मेरा डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि 45 से कट जाए। अभी जैसे काटोगे डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे, 8/45 जब करोगे तो कटेगा नहीं। अब इसको मैं क्या कहता हूँ कि 45 60 और 75 का अगर मैं एलसीएम देखूँ तो 90 180 और 5 टाइम्स कर दिया जाए तो 900, 750 900, यानी कि मैं कहता हूँ कि सबको 900 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा ना कि सारा का सारा डिस्टेंस कट जाएगा। अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, मेरे को कह रहा है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, एवरेज स्पीड क्या होता है आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम, यही कहता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 8 × 9 कितना हो गया 7200, मैं लिख रहा हूँ 7200 प्लस 2700 प्लस 900। अब बताइए ये हो गया 3600, 3600, मतलब 10800। टोटल डिस्टेंस इज 10800, करेक्ट। और ये कितना होता है टोटल टाइम, अगर देखा जाए तो 45 से ये कटेगा 20 × 8, टोटल टाइम भी देखना है। तो 28 मतलब 160 घंटे यहाँ हो गया। 60 से काटूंगा तो 1 और 5 15, 3 टाइम्स 45 यहाँ हो गया, और 75 से काटूंगा तो 1 और 2 12 यहाँ हो गया। तो कितना हो जाएगा
205, 217, 217। अब 217 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो इसका 5 टाइम्स 1000 है, इसका 5 टाइम्स 1085। 5 से वैल्यू कम आएगी तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अच्छा 5 टाइम्स कितना हो रहा है ये बताओ। 217 का 5 टाइम्स होता है 1085, और ये तो थोड़ा ही कम है ना, 5 कम है, तो 45 तो नहीं होगा, दूसरा 9 टाइम्स हो सकता है, तो मैं ऑप्शन 4 के साथ चला जाऊंगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को डील कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हर क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा कि भाई तुरंत निकल जाओ। अच्छा क्या कहता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द साइड इज 10, 24, 26। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। रेशियो ऑफ द साइड गिवन है और उसका एरिया गिवन है ट्रायंगल का। तो बताओ, जैसे कि मैं ट्रायंगल अगर ड्रॉ करूं, अच्छा ये कटेगी क्या। 5, 12, 13 ट्रिपलेट है भाई। 5 का स्क्वायर कितना 25, 144 और दिस इज 169। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा, यानी कि ट्रिपलेट है। इसी का तो मल्टीपल है वो। तो ट्रिपलेट है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 10x और दिया गया है 24x और दिया गया है 26x। तो जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनियस होता है और ये बेस परपेंडिकुलर ये होती है। तो मेरे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया गिवन है 480, एरिया गिवन है 480। तो मैं लिख रहा 480 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया 10x और हाइट हो गया 24x। तो मेरे को व्हाट इज़ द पेरीमीटर पूछा है, तो x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो मेरा 24 और 10 240 का मतलब 2 बार में, और 2 इंटू 2 इज़ 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हो गई 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया 20, ये हो गया 48 और ये हो गया 52, और यही पेरीमीटर निकालनी है। तो 120 हमारा पेरीमीटर आ रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 120 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आराम करेंगे। कह रहा है कि दामिनी परचेज एन आइटम कॉस्टिंग 7,500 रुपया एंड पेड इतना एज अ डाउन पेमेंट, ठीक है, फॉर द सेम। द सिंपल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द रिमेनिंग अमाउंट एट 9% पर एनम एंड दामिनी क्लियर्ड ऑल ड्यूज आफ्टर 4 months ऑफ द परचेज। हाउ मच डिड दामिनी पे आफ्टर 4 months। सिंपल इंटरेस्ट है भाई, 7,500 का सामान था, उसमें से डाउन पेमेंट दे दिया 3,500, तो बचा 4,000 रुपये। तो ये आपका प्रिंसिपल है, रेट है 9% और टाइम है 4 month। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना देना पड़ेगा। तो हाउ मच डिड दामिनी पेड, तो दामिनी 4,000 का 9%। अच्छा तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, 4,009/100 और 4 महीने हैं तो डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। 4 महीने डिवाइड बाई 12 कर देते हैं तो 2 0 ऐसे कट गया, और ये होता है 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 होता है, तो 4 और 3 तो 40 और 3 यानी कि 120 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 इस तरीके से हम डील कर लेते हैं। तो हो गया ये सेट कंप्लीट। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, तो उसको करो, रफ वर्क करो और समझ जाओगे तुम। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक करो, कुछ कमेंट करो यार, इतना देखते हो तो कमेंट भी किया करो, और लोगों के साथ शेयर करो जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी के साथ, तो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन लेकर, नेक्स्ट और भी सेट डिस्कस करेंगे।
अच्छा डिस्कशन होगा। और ऐसे करते करते अगर आप डेली करते जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और बाय, टेक केयर।